हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों का जो है ये सेकंड पार्ट आ गया सरफेस केमिस्ट्री का। तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तो पूरा 100 क्वेश्चन था, हम लोगों ने देखा था। तो वहाँ से हमने देख लिया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार इस चैप्टर में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आप नोट्स बनाएं। जो नोट्स नहीं बना रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड में आपको यही नोट्स पढ़ने होंगे। क्योंकि बोर्ड में आप इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते कि आप बुक पढ़ें, ठीक है, या फिर और सारी चीज़ें कर पाएँ। तो बोर्ड डेज में हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ पतला सा, कुछ सिंपल सा, ताकि हम उसको पढ़ करके रिलैक्सली पूरा तैयार कर पाएँ। तो वो आपको हेल्प करता है नोट्स, जो खुद का नोट्स बनाया होता है। ठीक है, सेल्फ मेड जितने भी नोट्स होते हैं बहुत बेहतरीन होते हैं। उससे बेटर बुक एग्ज़ाम डेज में आपको कोई मिलती नहीं। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेज में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो सिर्फ आप नोट्स पढ़ेंगे। तो अभी से आप बनाना स्टार्ट करते हैं और अपने हिसाब से बनाएं। आप समझ लें कौन सी चीज़ बहुत बार बार रिपीट हो रही है ना। तो ये सारी चीज़ें होंगी। चलो स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री, आज सेकंड टॉपिक। देखो, सरफेस केमिस्ट्री जो होती है वो बेसिकली डील किससे करती है, पहले हमें ये जानना है। सरफेस केमिस्ट्री का मतलब है, देखो, सरफेस, सरफेस का मतलब सरफेस। तो सरफेस पे जो चीज़ें होती हैं वो सब सरफेस केमिस्ट्री में आती हैं। बेसिकली ऐसा समझ लो कि जैसे हमने एग्जांपल के लिए समझ लिया कि आप कहीं खेल रहे थे, ठीक है, और आपके बॉडी पे छोटे छोटे डस्ट आ गए। ठीक है, बॉडी पे डस्ट आ गए, हैंड पे डस्ट आ गए, सिर में डस्ट आ गए। ठीक है, डस्ट या डर्ट आ गया तो किस पे, सरफेस पे ही तो रहेगा। तो ये सरफेस केमिस्ट्री से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो चीज़ सरफेस पे होती हैं, बेसिकली हम नहाते हैं, ठीक है, तो नहाने के बाद पानी क्या होता है, ऊपर से चला जाता है सरफेस के ऊपर से ही, तो वो भी सरफेस केमिस्ट्री पे ही आता है। तो सरफेस केमिस्ट्री जो होती है, जो सरफेस पे जो चीज़ें होती हैं वही सरफेस केमिस्ट्री होती है। ठीक है, और इसमें बेसिकली कोलाइड की बात करते हैं। वैसे इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली 3 चीज़ों की बात करेंगे। हाँ, जो कि पहला चीज़ होगा कोलाइड। ठीक है, कोलाइड क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। और सेकंड होगा आपका जो है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है, इस कैटालिस्ट के बारे में सब जानना होगा। और तीसरा चीज़ होगा आपका जो है कोलाइड, कैटालिस्ट। और तीसरा आपका आएगा एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो ये 3 चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है। इन्हीं तीनों को अच्छे से समझना होता है। आपने देख भी लिया है तो ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, बेसिकली तो देखो, सबसे पहली चीज़ आती है, हम नॉर्मली यहाँ पे आपको बता देंगे कि एडजॉर्प्शन, यानी कि कोई चीज़ एडजॉर्प्शन क्या होती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ होता है एब्जॉर्प्शन, वो क्या होता है। तो दोनों चीज़ आपको समझना है कि कोई कोई चीज़ एब्जॉर्प्शन में कैसे जाती है और कोई चीज़ एडजॉर्प्शन में कैसे जाती है। एक वर्ड का यहाँ पे फ़र्क आपको दिख रहा है, एड, एब। देखो, एब्जॉर्प्शन मतलब कि किसी चीज़ में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाना। फॉर एग्जांपल आपने एक कोई स्पंज लिया, ठीक है, स्पंज, उस स्पंज में छोटे छोटे पोर थे, उस स्पंज को हमने उठा करके वाटर में डुबो दिया तो उसमें पानी पूरी तरह से अंदर तक चला जाएगा। ठीक है, ये इस स्पंज में पानी पूरी तरह से चला जाएगा। ठीक है, तो वो एब्जॉर्प्शन है। लेकिन अगर हम क्या काम करते हैं, कोई जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक जैसे एक लीफ यानी पत्ती ली, ठीक है, एक पत्ती ली और उस पत्ती पे हमने पानी डाला ऊपर से, तो पानी ऊपर पे ही, सरफेस पे ही रहेगा, उसके बाद नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो कहने का सेंस ये रहा कि एडजॉर्प्शन किस पे हो रहा है, सरफेस पे हो रहा है। तो सीधा सा मतलब है कि जो सरफेस पे हो एडजॉर्प्शन, और जो पूरी तरह से उसके पूरे वॉल्यूम को, जितना भी पार्ट है पूरा, सब में पूरी तरह से हो जाए टोटल, ठीक है, तो उसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। तो एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में यही फ़र्क है। क्लियर? हाँ, तो फटाफट डील करते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री में जो खास खास चीज़ें हैं उसको हम फिर से डिस्कस करते हैं। तो हमने ये बात कर ली और हमने समझ लिया ये चीज़ें क्या थी। और फिर पहला चीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपको, जो पहले बताया गया, जो कि है एडजॉर्प्शन, यानी कि जो सरफेस पे होता है वही एडजॉर्प्शन होता है। द एक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा हो जाना ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस रादर देन इन द बल्क ऑफ अ सॉलिड लिक्विड इन टर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, वही एडजॉर्प्शन कहलाता है जो सरफेस पे होता है। अब देखो, एक खास बात यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे एक चीज़ आ गई, बल्क। एक आपने बल्क देखा, तो एक बल्क आपको समझना है कि बल्क क्या होता है, ठीक है, और एक सरफेस, ठीक है, सरफेस पे। अब यहाँ पे आपको सरफेस पे और बल्क दोनों चीज़ समझनी होगी। देखो, फॉर एग्जांपल कि मान लो ये पानी है, ठीक, इस पानी में क्या है कि ये पूरा पार्ट आप देख रहे हो, ठीक है, तो इस पार्ट का ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये सरफेस है, और जो नीचे पूरे पार्ट्स पड़े हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं वो बल्क होता है। ठीक है, तो बल्क और सरफेस दोनों समझने की कोशिश करो। देखो, सर्फ यहाँ पे क्या होता है कि जो फोर्स होते हैं वो फोर्स पूरी तरह बैलेंस होते हैं। जो बल्क एरिया होता है, बल्क एरिया ये है जहाँ आप पूरा देख रहे हो, यहाँ पे आप फोर्स देखोगे तो फोर्स क्या होगा, इस साइड इस साइड फोर्स रहेगा, इस साइड पूरी तरह से अब अनस्टेबल फोर्स है। पर यहाँ अंदर जो है फोर्स रहेगा, मॉलिक्यूलर जो फोर्सेज हैं वो चारों डायरेक्शन में होंगे ऐसे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे। तो ओवरऑल वही बल्क और सरफेस होता है। बात समझ में आ गई, बल्क और सरफेस है क्या।
तो ये चीज़ अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ कि फॉर एग्जांपल कि जैसे हमने मान लिया यहाँ पे एक छोटा सा कोई ब्लॉटिंग पेपर लिया या फिर कोई स्पंज लिया, ठीक है। तो इस स्पंज में सारे वाटर के मॉलिक्यूल या जो भी इंक ये सब जा करके एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होती हैं। तो क्या होता है जो इंक है, यहाँ पे समझने के लिए ऐसा समझ लो कि ये मान लो इसके चारों तरफ से कोई एक पार्टिकल आके चिपकना स्टार्ट हो गया, ये इसके सरफेस पे सारे छोटे छोटे पार्टिकल इकट्ठा हो गए, ठीक है। तो सरफेस पे जो ये पार्टिकल इकट्ठा हो रहे हैं, जो आके चिपक रहे हैं, ठीक है, जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उनको कहा जाता है एडजॉर्बेट, ठीक है। ये चीज़ में ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये होता है कि हाँ, तो मैं बात कर रहा था एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट की। तो ये हमने बोल दिया कि जैसे ये हमारा एक कोई सरफेस है और इस सरफेस के चारों तरफ छोटे छोटे पार्टिकल आके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेशन ऑफ ये जो स्पीसीज़ हैं, इन स्पीसीज़ को कहा गया है एडजॉर्बेट, ठीक है। ये एडजॉर्बेट है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और जिस पे ये जा कर के इकट्ठा हो रहे हैं, जिस सरफेस पे ये इकट्ठा हो रहे हैं, ये अंदर वाला जो पार्ट है, ठीक है, उस पार्ट को कहा जाता है एडजॉर्बेंट, ठीक। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एडजॉर्बेट या फिर एडजॉर्बेंट क्या होता है। यहाँ से छोटी छोटी बात पूछी जाती है, ओके। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी बात क्लियर हो गई। अब एडजॉर्प्शन इन एक्शन, तो देखो अब यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, ये क्या होता है कि ये ऐसी गैस होती हैं, ठीक है, ये जाके चारकोल पे चिपकती हैं, चारकोल पे। तो चारकोल हमारा जो हो गया एक तरह से क्या हो गया, चारकोल हमारा हो जाएगा, जैसे ये देखिए ये चारकोल है सपोज दैट, और इसके किनारे किनारे हाइड्रोजन आ गया या ऑक्सीजन आ गया इसके सरफेस पे। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, एडजॉर्बेट हैं, और चारकोल के किनारे किनारे जाके चिपक रही हैं, तो चारकोल हमारा एडजॉर्बेंट है। तो एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। अब छोटी छोटी बातें हैं तो आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। अब यहीं पे एक टर्म जनरेट होता है डीजॉर्प्शन। क्या होता है, तो एडजॉर्प्शन मतलब कि जा करके वहीं चिपकना सरफेस पे, एड का मतलब सीधा है सरफेस पे काम होना, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि पूरे पूरे बॉडी में, उसके पूरे जितना उसका वॉल्यूम है सब में जाके एब्जॉर्ब होना, यानी एब्जॉर्बेशन पूरा ले लेता है सरफेस को छोड़ करके, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब पे आप देखोगे कि सरफेस कौन सा है, इसके 6 सरफेसेस हैं, तो इस सरफेस पे हो, पूरे पे ना हो। और अच्छे समझने के लिए जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने एक ये इंक लिया, ये इंक है, मान लो यहाँ इंक भरा हुआ है, हमने एक चौक ली, चौक कौन सी, वाइट वाली चौक। तो वाइट वाली चौक इसमें डुबोगे, ये वाला चौक इसमें ले जाकर डुबो दोगे अगर, तो डुबोने के बाद देखोगे कि इतना पार्ट इसका इसमें पूरी तरह से डुबो दिया। थोड़ी देर बाद हमने निकाला जब उसको, तो निकाल करके फिर हमने देखा उसको ब्रेक करके, जहाँ से वो डूबा था इतना हमने ब्रेक किया। तो इस पार्ट में आप देखोगे कि जो इंक है वो इंक क्या होगी, कुछ इतने पार्ट पे ही जाएगी, ठीक है। वो इंक जो होगी वो कुछ इतने पार्ट में ही जाके एब्जॉर्ब होगी, एडजॉर्ब होगी मतलब। अब ये देखिए इतना पार्ट अंदर तक नहीं जाएगी, पूरे में वो नहीं जाएगी। अगर पूरे में इंक चली जाती तो उसका मतलब है कि एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, एडजॉर्ब हुआ है, केवल सरफेस पे ही रह गई है, ठीक है, और अंदर तक नहीं पहुँची है। तो ये भी एक एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल है, क्लियर। तो ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से आता है डीजॉर्प्शन। क्या होता है, अब डीजॉर्प्शन मतलब कि वही चीज़ जो हमने अभी पढ़ी, कि जैसे मान लेते हैं ये कोई एडजॉर्बेंट है और यहाँ पे कोई एडजॉर्बेंट आके इकट्ठा हो रहा है, तो अभी तक इकट्ठा हो रहा था, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो हो रही थी, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे, एडजॉर्प्शन बोल रहे थे। बट इनको रिमूव करना, हटाना, यहाँ से इनको हटाना, ये जो एडजॉर्बेंट बेट आए हैं, इस एडजॉर्बेंट से हटाने की प्रोसेस को बोलते हैं डीजॉर्प्शन, ओके। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे और क्या ख़ास बातें हैं। अब यहाँ से आ जाता है कि कितने टाइप के एडजॉर्प्शन होते हैं। तो देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट, अब आपने पीछे क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको याद होगा, एक है फिज़ोजॉर्प्शन और एक है कीमोजॉर्प्शन। तो दो चीज़ें आ गई। अब हमें दो चीज़ बहुत अच्छे से समझनी ज़रूरी है। अब आप चाहे ये सारी चीज़ें आप यहीं से पढ़ लेते हैं 1 बाय 1 करके, जैसे इसके बारे में पता चल जाए। उसके बाद हम लोग कीमो के बारे में पढ़ लेते हैं, नीचे आपको दिख रहा है ये कीमो। तो दोनों आपने देखा था कि वहाँ कितनी बार ये क्वेश्चन बना था, या फिर ये जो टेबल बना हुआ है इस टेबल को अच्छे से समझ लो। और दोनों ही चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि क्या होती है फीजो और क्या होती है कीमो। अब मैं सिंपली आपको समझा दूँ फीजो क्या होता है। फीजो देखो जैसे किसी बॉडी पे कोई डस्ट जम जाना, ठीक है, तो ये आसानी से क्या होता है साफ़ हो जाता है, क्योंकि इसके फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इसमें वंडर वाल्स फोर्स होता है, ओके। कीमो पे जैसे एग्जांपल का मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन अगर आप देखोगे तो क्या होगा कि आयरन पे जो रस्ट लग जाता है उसको आप इतनी आसानी से छुड़ा नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो केमिकल बॉन्डिंग होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड बनते हैं। तो ऐसी बॉन्डिंग होने की वजह से वो कीमोजॉर्प्शन होता है और उस सरफेस पे ही होता है, ठीक है।
तो ये दोनों ही केस एडजॉर्प्शन के ही हैं, ठीक है। बस यहाँ ध्यान देना है कि इसमें वंडरवॉल फोर्स होता है, इसमें आयनिक फोर्सेस होते हैं। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये स्पेसिफिक नहीं होता है, बट कि ये हाईली स्पेसिफिक होता है, एकदम फिक्स होता है ना। और ये रिवर्सिबल हो सकता है, बट ये इरिवर्सिबल, एक बार ये अगर हो गया तो भैया ये आयरन को काट ही डालेगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस, मोर इजली इनफ्लेबल, लिक्विफेबल, और इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, ये भी उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। इंथैल्पी इसकी कितनी होती है, 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल तक होती है, इसकी 80 से 240 तक होती है। तो ये हमें 4-5 पॉइंट पता चले कीमो और फिजियो के बारे में। इसके अलावा यहाँ भी नीचे दे रखे हैं, तो आप ये पढ़ोगे और आपको समझ में आ जाएगा। वो बेस्ट एग्जांपल था जो हमने बता दिया आपको, ठीक है, और वहाँ से आप समझ गए होंगे। और ये सारी बात आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। और कीमो और फिजियो के बारे में, आपको फिजियो दोनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत बार आप क्वेश्चन बना है, आपने कल वाले लेक्चर में अच्छे से देखा था, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया है जो कि है एडजॉर्प्शन। उसमें मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी हैं जो मैं फिर से अभी आगे बता लूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम सेकंड टॉपिक देखते हैं, जो सेकंड हमारा है इंपॉर्टेंट, वो है कैटालिसिस, ठीक है। तो कैटालिसिस के बारे में जानेंगे। कैटालिसिस क्या होता है। कैटालिसिस बेसिकली वही होता है कि जो किसी रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर देते हैं, है ना। ये तो हमने नॉर्मली पढ़ा है, पर और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जानेंगे कि कितने टाइप के कैटालिसिस होते हैं, क्या होते हैं, ये सब हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। कैटालिसिस से कैसे क्वेश्चन बने थे वो भी आप समझ जाएंगे जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है। जब इसको हीट किया जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, किसमें, ये टूट जाता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, ठीक है, डाइऑक्सीजन में टूट जाता है। तो अब ये डिकम्पोज हो गया। तो यहाँ पे देखिए वन अ लिटिल मैग्नीज ऑक्साइड इज़ एडेड। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो है थोड़ा सा और तेज़ से रिएक्शन इसकी बढ़ जाती है और तेज़ी से रिएक्शन होने लगती है। तो ये जो हमने मिलाया यहाँ पे मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे ऐसे ही हमें ध्यान देना है कि जब किसी रिएक्शन को तेज़ या कम या जो भी है जो थोड़ा सा इफेक्ट डाले किसी रिएक्शन को, तो वो कैटलिस्ट का काम करता है। अब देखिए कैटलिस्ट का टाइप्स हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले आएगा मोटर्स, यानी प्रोमोटर्स है, यानी तो रिएक्शन को बढ़ाना। अब पॉइजन्स होता है जो स्लो कर दे। तो पहला तो यही आपका स्टार्ट हो गया जो है कैटलिस्ट का टाइप। तो ये आप बेसिकली समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो परोमीटर्स होता है दैट इन्हांस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। वही पॉइजन जो होता है डिक्रीज़ करता है। तो डिक्रीज़ करना और जो है इंक्रीज़ करना दो चीज़ें होती हैं अलग अलग, ठीक। तो ये प्रोमोटर्स और पॉइजन्स के बारे में आपको जानना है, ओके। तो ये सब कैटालिस्ट होते हैं। और कैटालिसिस उसी का एक मतलब जो प्रोसेस होता है वो कैटालिसिस कहलाता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो जो प्रोसेस है वो कैटालिसिस है और जो इसमें काम कर रहे हैं वो कैटालिस्ट हैं। अब बात करते हैं कि जो कैटालिसिस है वो दो तरीके की होती है। पहला नंबर होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरा होती है हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस मतलब क्या होता है, जिसमें फेज सेम होता है, ठीक है। तो व्हेन रिएक्टेंट, ठीक है, व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट आर द सेम फेज। बस सिंपल सा इतना समझ लो कि जैसे हमने यहाँ पे ये गैस लिया तो ये भी गैस लिया, हमने कैटलिस्ट भी क्या लिया है, गैस में लिया है, तो होमोजीनियस कैटालिसिस कहलाएगी, ठीक है। इतना ध्यान रखना है हम लोगों को। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, आपको ये थोड़ा देखना है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। तो ये जो दे रखा है छोटा छोटा एग्जांपल, ये आपको देखना है 1 2 3, ये पेज पे फटाक से लिख करके, और होमोजीनियस के बारे में देख लो कि यहाँ पे गैस या लिक्विड या सॉलिड जो भी चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे कैटालिस्ट को लिया गया है। यानी कि हमारा रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों सेम फेज में हो तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये होमोजीनियस कैटालिसिस हो रहा है। फिर बात करते हैं कि बोथ, इस केस में हम समझ चुके हैं। बात करते हैं हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस में थोड़ा सा डिफरेंट मामला हो जाएगा कि जो रिएक्टेंट होंगे वो किसी और फेज़ में होंगे और जो कैटालिस्ट होगा वो किसी और फेज़ में होगा। तो द कैटालिटिक प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट द कैटालिस्ट आर इन डिफरेंट फेजेज इज नोन एज हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। कितना सिंपल सा डिफिनीशन लिखा हुआ है सिर्फ, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये भी इंपॉर्टेंट है कैटालिसिस। अब आप नोट्स बना रहे हैं तो आप वहाँ से भी नोट्स बना रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, और आप ये जितने भी लेक्चर चल रहे हैं उन सबसे भी नोट्स बनाते जाइए। तो हेट्रोजीनियस भी आप समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और यहाँ पे कैटालिस्ट का यूज़ किया गया है प्लेटिनम, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हो रही है, ठीक है। तो ये अब जो एग्जांपल आपको यहाँ दिख रहे हैं, 1 एग्जांपल 2 एग्जांपल 3 एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल, ये लास्ट वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। वेजिटेबल ऑयल हाइड्रोजन, यहाँ पे निकल सॉलिड डाला जाता है तो वेजिटेबल घी बनती है, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से बैठ के देख लो, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा लेक्चर ले रहा हूँ और जो फटाफट जैसे हम लोग पढ़ लेंगे, है ना, कि मतलब कि हमारा जो इस प्रोसेस से क्वेश्चन चल रहा है, फिर चैप्टर चल रहा है, फिर क्वेश्चन चल रहा है, ये 3 स्टेप में हम लोग ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारी 3 स्टेप थ्योरी है पढ़ाने की। इस थ्योरी को हम लोग कंप्लीट करके पहले पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ, जो बहुत बेहतरीन नोट्स होगा, ठीक है। और जो नोट्स बना रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मेरे भी नोट्स रहेंगे और आपके नोट्स रहेंगे, मेरा तो है ही है, मैं तो नोट्स दूंगा ही दूंगा, लेकिन अगर जिस बच्चे ने अपना नोट्स बना रखा है भाई, तो वो समझ लो सोने पे सुहागा वाला काम करेगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मेरे नोट्स से कहीं 10 गुना बेटर आपका नोट्स हो सकता है ना। खुद का नोट्स आप बना के रखें, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो कि बार बार रिपीट हो रहा है, वो ज़रूर से ज़रूर नोट्स उसको रेडी कर लें, ठीक है। अगला टॉपिक आता है एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। अब एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या होती है, इसके पीछे कौन सी थ्योरी होती है। तो देखो, पहले नंबर तो आप ये जान लिए कि जो एडजॉर्प्शन होता है ये बेसिकली एक्जोथर्मिक जो है प्रोसेस है। एक्जोथर्मिक आप जानते होंगे, जिसमें जो है एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो एडजॉर्प्शन थ्योरी जो होती है उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। एडजॉर्प्शन थ्योरी का सीधा सा मतलब ये है कि सपोज दैट कि हमने कोई रिएक्शन ली जिसमें हमने हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट लिया है। कैटालिसिस का काम है, यानी हेटेरोजीनियस मतलब क्या होगा कि रिएक्टेंट अगर गैसेस है, ठीक है, गैसेस स्टेट में है, तो हमारा कैटलिस्ट कैसा होगा, सॉलिड स्टेट में होगा या किसी डिफरेंट में होगा, है ना। तो क्या होगा कि इसके जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो जाकर के कैटलिस्ट के सरफेस पे जाके इकट्ठा होंगे, ठीक है। ये सपोज दैट हमने एक कैटलिस्ट लिया और ये सॉलिड कैटलिस्ट है, ठीक है। तो इसके सरफेस पे, ये ऊपर वाला सपोज दैट सरफेस है, इसके सरफेस पे जाकर के गैस के मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, आकर के, यानी कि एक तरह से ये एडजॉर्बेट का काम करेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स। और फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद इसमें केमिकल रिएक्शन होगी और इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये डीजॉर्प्शन भी हो जाएंगे, ठीक है, इनका डीजॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये साइड में चले जाएंगे। तो ये प्रोसेस बार बार होती रहती है। तो इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, अभी 5 स्टेप हैं, हम 5 स्टेप देखेंगे। 5 स्टेप होने की वजह से क्या होता है कि ये बार बार ऐसा होने से कि हमारा ये कैटलिस्ट जो होता है वो अनचेंज रहता है, कैटलिस्ट वैसा का वैसा बना रहता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं आता है। इसीलिए कैटलिस्ट उसी को कहा जाता है कि कैटलिस्ट जो होता है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व तो हो और रिएक्शन के स्पीड को स्लो या फास्ट करे, बट खुद जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वो कैटलिस्ट कहलाता है। तो ये कैटलिस्ट ऐसा ही होता है कि इस पर भले ही एडजॉर्प्शन हो रहा हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो इसीलिए इसको एडजॉर्प्शन थ्योरी कहते हैं। एडजॉर्प्शन थ्योरी की वजह से ही उस पर कोई फ़र्क नहीं आता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जैसे कि पहला नंबर डिफ्यूज़न होता है कि रिएक्टेंट का डिफ्यूज़न किस पे होता है, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पे। पहला स्टेप ये है, ठीक है। टोटल स्टेप हम देख लेते हैं कितने हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद फिर एडजॉर्प्शन होने लगता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का। पहले तो आते हैं डिफ्यूज़ होते हैं, यानी उस पर इकट्ठा होते हैं आके, फिर उसका एडजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है मॉलिक्यूल का सरफेस पे, कैटलिस्ट के सरफेस पे। सारा काम कैटलिस्ट के सरफेस पे ही हो रहा है। फिर क्या होता है, जब उस पर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है तो कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है इनके मॉलिक्यूल का। किसके, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का। इंटरमीडिएट मतलब कि वो फ्रीली एकदम फ्री हो जाते हैं। फिर डीजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। तो डीजॉर्प्शन होने की वजह से क्या होता है कि वो वहाँ से फिर से साइड में हो जाते हैं, फिर से रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, बार बार यही प्रोसेस, फिर से डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, फिर वही प्रोसेस। तो इस वजह से क्या होता है, ये चीज़ें बार बार चलती रहती हैं, तो इसीलिए इसको एडजॉर्प्शन थ्योरी कहा जाता है। तो ये लिखा हुआ साफ साफ, दिस इज थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई द कैटलिस्ट रिमेंस अनचेंज इन द मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो इस पर कोई फ़र्क नहीं आता, वैसे के वैसे ही बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैटलिस्ट सरफेस है हैविंग फ्री, यहाँ फ्री बैलेंसीज हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आए, ठीक है। अब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आ करके क्या होगा, उनका एडजॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आकर के इधर इधर एडजॉर्ब हो गए, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप पे क्या होगा कि एक प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी एडजॉर्प्शन होकर इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाएगा, ठीक। ये बन गया क्या, इंटरमीडिएट फॉर्म। फिर डीजॉर्प्शन हो जाएगा और ये बंदे साइड में निकल के अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 स्टेप लिए गए हैं, 5 स्टेप यहाँ समझाए गए हैं, और सारा अच्छे से समझ लो और एडजॉर्प्शन थ्योरी ध्यान में रखो, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार आपको दिखा होगा, कल आपने देखा होगा, सेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट बाय जियोलाइट। अब सेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या था कि यही चीज़ थी कि जैसे कि कुछ ऐसे कैटलिस्ट थे, ठीक है, कि एक कैटलिस्ट रिएक्शन हो रही थी जिसमें पोर्स हुआ करते थे। किसमें, कैटलिस्ट में पोर्स हुआ करते थे, हल्के हल्के छेद हुआ करते थे, और मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के आकर के उसमें बैठते थे, ठीक है, उसी में इकट्ठा होते थे। तो ये सेप सिलेक्टिव वाली कहानी थी।
ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखें आप। और जियोलाइट एक बहुत फेमस और पॉपुलर जो है सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट है, बिकॉज ऑफ दियर हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स में हनी कॉम स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। ये देखा था आपने कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्टारर था, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन ये होता है यहाँ पे कि हम क्यों पहले क्वेश्चन करते हैं, ताकि हमको समझ में आता है कि ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किया होगा पहला चैप्टर से तो आप समझ रहे होंगे कि ये वहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा था। ओके, तो आप ये ध्यान रखें कि जियोलाइट का क्यों खास है, क्या खास है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट उसको दिया गया है, ठीक है। ठीक है, तो ये पूरा थोड़ा पढ़ लें आप, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, और मैं डिस्कस करूँगा, आप टेंशन मत लें, मैं डिटेल में ले जाऊँगा आपको, जितनी डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं। मैं समझ रहा हूँ सारे बच्चों को, कि कुछ बच्चे चाह रहे होंगे कि हमको सारी बात एकदम मज़े से समझ में आए, ठीक है। बट अभी मैं सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहता हूँ बोर्ड्स को, उसके बाद मैं आपकी फीलिंग की कदर करूँगा। अगर बोर्ड गड़बड़ हो गया तो मेरी कोई कदर नहीं करेगा, ना तुम्हारी कोई कदर करेगा, ठीक है। तो पहले बोर्ड्स ध्यान दो, और वो सब चीज़ें होती रहेंगी। फिर आता है एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देखिए, ये जो हमारा एंजाइम कैटालिसिस, पहली बात तो इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक। वहाँ तो आपने समझा जो इम्पोर्टेंट था, यहाँ भी इम्पोर्टेंट समझते चलें। तो ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि एंजाइम होते क्या हैं, ठीक है। फिर देखिए, अब ये जो होता है किससे पैदा होते हैं, किसी भी प्लांट से, एनिमल से, इनका जो है ये जनरेशन होता है, जनरेट होती है। अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरस रिएक्शन इसमें होती रहती हैं। तो क्या होता है कि लाइव प्रोसेस आर द कैटलाइज्ड बाई एंजाइम्स, द एंजाइम आर द, इनको एंजाइम को कहा जाता है बायोकेमिकल कैटलिस्ट, ठीक। और जो इससे जो भी प्रोसेस, जो भी फिनोमिनन होती है, उसको कहा जाता है बायोकेमिकल कैटालिसिस, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैं, 1 2 ये सब दे रखे हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कि जैसे हम देखते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, तो इसमें इन्वर्टेज यूज़ किया गया है। अब ये एंजाइम जो है एक तरह से कैटलिस्ट, यानी बायोकेमिकल कैटलिस्ट है, और ये प्रोसेस जो हो रहा है ये बायोकेमिकल कैटालिसिस है। तो यहाँ पे इन्वर्टेज यूज़ हुआ है, ठीक है। केन शुगर का इन्वर्जन किया गया है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक। ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब छोटी छोटी चीज़ आपको नज़र आ जाएगी, कभी रिएक्शन दे देगा और ये इन्वर्टेज पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाए, ठीक है। ये दे देगा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, या फिर कभी कुछ दे देगा यहाँ पे, ये गायब कर देगा, शुगर गायब कर दे, और ये दे दे आपको, ठीक है, किस चीज़ से ग्लूकोज फ्रक्टोज बना, या फिर कोई भी रिएक्शन में से यहाँ पे कोई भी कन्वर्जन करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे फिर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ जाइमेज यूज़ हुआ है, ठीक है, यहाँ डायस्टेज यूज़ हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये सब एंजाइम कैटलिस्ट हैं, ठीक। तो इनको ध्यान दें। माल्टेज हो गया, यानी कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। फिर यूरीज हो गया। तो ये सब पूरा लिख करके एकदम से रट्टा मार लो, स्टमक में, पेट में क्या होता है, ठीक है। पेप्सिन होता है एंजाइम, जो कन्वर्ट करता है प्रोटीन इनटू द पेप्टाइड में, आंत के अंदर जब खाना वाना खाते हो। और फिर पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन जो होता है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को, किस में, अमीनो एसिड में, हाइड्रोलिसिस हो जाने के बाद। तो यहाँ भी एक तरह से एंजाइम का ही कार्य हो रहा है, एंजाइम कैटलिस्ट का काम हो रहा है। अब फिर देखो, दूध से दही कैसे बनता है, वहाँ भी कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से एंजाइम का ही काम होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, लैक्टोबैसिली एंजाइम आता है, और वो जो है दूध को दही में खट्टा करके कन्वर्ट कर देता है। तो ये ध्यान रखें थोड़ा, ओके। तो ये देखिए पूरा लिस्ट बना हुआ है, लिस्ट आप देख सकते हो, इन्वर्टेज, जाइमेज, माल्टेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सब देख लो किससे किस में क्या कन्वर्जन है, और ये पूरा एकदम से अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होंगे। करेक्टर्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, क्या करेक्टर हैं, कैसे होते हैं ये, हाईली इफिशिएंट होते हैं, ठीक है, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं। तो ये सब चीज़ें तो पढ़ने वाली चीज़ है ना, इसमें हम जो ज़्यादा कुछ डिटेल में बताने वाले नहीं हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कोलाइड्स की, ठीक है। तो कोलाइड हम बात करेंगे थोड़ा सा, कुछ चीज़ें जो मैं आपको छोड़ रहा हूँ वो चीज़ें मैं अभी एक नया लेक्चर लूँगा, उसमें समझा दूँगा, ठीक है। तो कोलाइड्स की बात करेंगे। कोलाइड जानते हो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। और इसके बारे में जानेंगे, कोलाइड कितने टाइप में बांटा गया है। यहाँ पे आप देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि सपोज दैट यहाँ पे ये पानी है, ठीक है, ये पानी भरा पड़ा है, ओके। तो यहाँ पे जो है ये वाटर जो हो गया, ये डिस्पर्जन मीडियम है, ओके, दिस इज़ द डिस्पर्जन मीडियम। अब इसमें हमने डाल दिया मिल्क, ठीक है, मिल्क के मॉलिक्यूल्स आ गए, ये 2 4 6 10 ड्रॉप डाल दिया, जितनी बूंदें हमें मिला उतना हमने इसमें डाला। तो ये जो हम बूंदें डाल रहे हैं ये डिस्पर्स फेज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ है, कोलाइडल सिस्टम है। आप कोलाइडल सिस्टम के बारे में समझ लो, ठीक है, क्योंकि यहीं से मैं समझ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड यहीं से आप समझ पाओगे, ठीक है, वैसे आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो देखो, डिस्पर्स फेज़ और डिस्पर्जन मीडियम दोनों बहुत ज़रूरी था, और समझ लो अच्छे से।
समझ लो यहाँ पे हमने ले लिया, ये रहा आपका वाटर का मॉलिक्यूल्स, दिस इज़ द वाटर, ठीक। और हमने यहाँ से ले लिया ऑयल के 4-5 ड्रॉप, दिस इज़ द ऑयल। तो ऑयल अब ये ड्रॉप इसमें आके मिल रहा है, तो ये डिस्पर्स फेज़ है, ये डिस्पर्स फेज़ है, और वाटर डिस्पर्जन मीडियम है। क्लियर। तो देखो ये कितना टाइप का बन सकता है। तो सपोज दैट आपने एक सॉलिड लिया, ठीक, लिक्विड लिया, गैस लिया, ठीक, फिर लिया सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो टोटल सॉलिड से कितने बनेंगे, सॉलिड सॉलिड मिला दो, सॉलिड लिक्विड मिला दो, सॉलिड गैस मिला दो, 3 रेडी हो गया। ऐसे ही लिक्विड सॉलिड मिला दो, और लिक्विड लिक्विड मिला दो, लिक्विड गैस, 3 ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही गैस से गैस सॉलिड, गैस लिक्विड और गैस गैस, 3 ये हो गया, टोटल 9 हुए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे कि 8 ही होते हैं टोटल। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, गैस गैस कुछ नहीं होता है। देखो गैस गैस अगर मिलाओगे तो गैस गैस होमोजीनियस मिक्सचर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो इसकी वजह से इसमें कुछ कोलाइडल पार्टिकल नहीं बनते हैं, ठीक। तो टोटल 8 जो है टाइप के जो है कोलाइडल सिस्टम होते हैं, सॉलिड 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 लिक्विड, वो आपने बना के देख लिया। और यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ कोलाइड इसमें कौन कौन से हैं, सॉलिड, सॉल, एरोसोल, जेल, इमल्सन, एरोसोल। अब ये होते तो इतने टाइप के हैं, बट आपको पढ़ना केवल 2 ही है। कौन कौन सा, एक इमल्सन पढ़ना है और एक जेल पढ़ना है। तो इमल्सन आपने देखा था कितने क्वेश्चन बने थे, कितना इंपॉर्टेंट था। तो इमल्सन पढ़ना यानी मिल्क, हेयर और हेयर क्रीम, ये सारी चीज़ें। बाकी माइंड में थोड़ा ध्यान रखो, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इस टेबल से, तो ये टेबल आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। और बाकी हम लोग पढ़ेंगे जेल्स, ठीक है, और इमल्सन के बारे में। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपका, ये लायोफोबिक कोलाइड और जो है लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड। ये आपने देखा भी था, ठीक है, कल आपने देखा होगा कि ये कितनी बार क्वेश्चन बना था, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लायोफोबिक कोलाइड मतलब होता है फोबिक, देखो फिलिक और फोबिक में थोड़ा फ़र्क समझो। फिलिक का मतलब जो लबिंग होते हैं, ठीक है, तो जो लिक्विड को लबिंग करते हैं, ठीक है, ऐसे कोलाइड पार्टिकल जो लिक्विड को लबिंग करते हैं तो लिक्विड में जाके चिपक जाते हैं फटाफट फटाफट, तो ऐसे होते हैं लायोफिलिक। और जो लिक्विड से दूर भागते हैं, ठीक है, लायोफोबिक होते हैं। जैसे वो लायोफिलिक देखिए कौन कौन से हैं, जैसे कि ये देखिए गम होता है, जिलेटिन होता है, स्टार्च होता है, ये सारे एग्जाम्पल हैं लायोफोबिक कोलाइड के। ये जाके सीधा चिपक जाते हैं। और फिर इसमें देखिए क्या होता है कि डिस्पर्जन मीडियम, जैसे लिक्विड जिस लिक्विड में जाके चिपकते हैं वो डिस्पर्जन मीडियम होता है, ये सब डिस्पर्जन फेज होते हैं, तो ये लायोफिलिक सोल्स कहलाते हैं। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये होता है सोल्स के, इस सोल्स के, कि इफ़ द डिस्पर्जन मीडियम इज़ सेपरेट, अगर सेपरेट कर दिया जाए, ठीक है। अब देखो डिस्पर्स फेज जानते हैं आप क्या है। अब हम इवापोरेशन करा दें तो यहाँ पे गम के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे, और जो वहाँ पे लिक्विड मटेरियल यानी कि डिस्पर्जन मीडियम है वो अलग हो जाएगा, तो वापस से हम फिर से सोल्स बना सकते हैं, इसीलिए इसको रिवर्सिबल सोल कहा जाता है। तो लायोफिलिक कोलाइड जो होते हैं वो फिर से वापस बनाए जा सकते हैं, जबकि लायोफोबिक वापस नहीं बनाए जा सकते, इसलिए इन्हें इरिवर्सिबल सोल कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है लिक्विड हीटिंग होते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। तो बिल्कुल मज़े से आप पढ़िए, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं, एक लेक्चर और बनेगा, इसका चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो सकता है, ठीक है। बाकी आप लोग मज़े से एकदम अच्छे से पढ़ें, हर चीज़ समझ के पढ़ें, नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है, और कामयाबी ज़रूर मिलेगी।